माँ जी देखिए, मैं ये इम्पोर्टेड कैसरोल सेट लाई हूँ। इनमें खाना 3 से 4 घंटे तक अच्छा खासा गर्म रहता है। अब आप यह गर्म रोटी उतारने का चक्कर मत रखिए। बहू, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक यह डिब्बा बंद रोटी ना तो मैं किसी को खिलाऊंगी ना ही किसी को खिलाने दूंगी। रमा ने पहली बार किसी को सीधे सीधे नकारा था। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। भाई, आपने अनकही कहानियां प्रतियोगिता के लिए कहानी लिखनी शुरू किया नहीं? आप सब में से जिसने हमें अपनी खास कहानियां भेजी है उन सब का बहुत धन्यवाद। और जो कोई अब भी सोच रहे हैं, सोचिए मत, झट से हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं और सबमिट कर दीजिए अपनी कहानी। कहानी सबमिट करने की आखिरी तारीख है 15 अक्टूबर। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जानते हैं दोस्तों, जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं उनकी यादें हमेशा हमारे पास रहती है। उनकी कोई खास आदत, कोई खास बात हमेशा हमारे दिल के करीब रहती है। और श्राद्ध ऐसा वक्त होता है जब हम अपनी तरफ से उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। किसलय पंचोली द्वारा लिखी तुम देख रही हो ना। किसलय जी वनस्पति शास्त्र शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश में प्राध्यापक हैं। इनके कथा संग्रह अथवा, नो पार्किंग और इंदु की स्लाइड प्रकाशित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 20वीं सदी की महिला कथाकार समीन अपनी अपनी, मैं हारी नहीं और कथा मध्य प्रदेश में इनकी कहानियां संकलित की गई हैं। इनकी कई कहानियों पर टेलीफिल्म भी बनी है। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। तुम देख रही हो ना। किसलय पंचोली। मैं आटा गूंद रहा था कि तभी घंटी बजी। आप इस गलत फहमी का शिकार ना होवे कि शायद कहानी का प्रारंभिक वाक्य मैं आटा गूंद रही थी होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक से राह छप गया है। हां, तो मैं आटा गूंद रहा था। मैं यानी रिटायर्ड एसपी रूरल केसी उपाध्याय, कैलाश चंद्र उपाध्याय कहने से जैसे दास्ता टपकती है। केसी से अफसरी। क्या करूं, पुरानी आदत है। जब से सरकारी नौकरी में आया हूं, अफसरों ने मुझे केसी पुकारा। मुझे लगता था इन्हीं इनिशियल्स में वजन है, फूंक मारो तो उड़ जाए, ऐसा नाम है कैलाश चंद्र। हां, तो मैं आटा गूंद रहा था और घंटी बजी। बजाने के ढंग से मैं समझ गया यह लता होगी, मेरी मंजली बेटी। इसी कॉलोनी में रहती है, पीछे 2 रो छोड़कर। उसने मेरे आटे सने हाथों को देखा, अपने लाए टिफिन को सेंट्रल टेबल पर रखा और गुस्साती हुई धप से सोफे पर धंस गई। क्या पापा, आपसे मैंने कहा था ना आज खाना मैं ला रही हूं, फिर भी। मैंने कहा, बेटी कोई एक दिन की बात हो तो ठीक, रोज रोज तेरे घर से खाना आए अच्छा नहीं लगता। आप हमारे घर खाएं यह आपको गवारा नहीं, मैं यहां आकर बना दूं इसमें भी आपकी हामी नहीं। खाना बनाने वाली बाई लगवाई तो उसे भी आपने हटा दिया। होटल या भोजनालय का खाना आपको जमता नहीं, मेरे यहां से टिफिन लाऊं ये भी मंजूर नहीं। बताइए फिर हम लोग क्या व्यवस्था करें जो आपको रास आए और मुझे संताप से बचाए। लाडली बेटी ने अपनी पीड़ा का तर्क चित्र खींच दिया। लता, इस बात का दुख क्यों पालती हो कि मुझे भोजन बनाना पड़ता है। बिलीव मी, मैं तो इस तरह रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। मैंने बात की दिशा मोड़ने की निरर्थक कोशिश की। नहीं, यह आपकी ओढ़ी हुई मजबूरी है, एंजॉयमेंट नहीं, मैं सब समझती हूं, लता ने अनुभवी बुजुर्गुना अंदाज में कहा। मेरी दुखती रग वह पहचानती है, इसलिए स्वयं भी दुखी होती रहती है। उसकी बिखरती भावनाओं को बटोरते हुए मैंने कहा, अच्छा, अब तुम भोजन ले ही आई हो तो टिफिन फ्रिज में रख दो,
शाम को माइक्रोवेव में गर्म कर खा लूंगा। कम से कम शाम को तुम तनाव मुक्त रहोगी। पापा आप भी बस, कह उसने अपना सिर मेरी छाती पर टिका लिया। वह मेरे हाथों की झुर्रियों पर धीरे धीरे उंगलियां फेर रही थी और मैं यादों का कफ गले में फंसता अटकता महसूस कर रहा था। उसके आंसू मेरी बूढ़ी चमड़ी की दरारों में फैल रहे थे और मैं पूरी ताकत से अपनी दोनों आंखें बीच आंसुओं को बहने से रोके हुए था। उसने रुमाल निकाल आंखें, नाक और फिर पूरा चेहरा पोंछा। गमगीन पर स्थिर निगाहों से मुझे देखा। चलती हूं पापा, आप अपना ख्याल रखना। खासकर काम होने के बाद गैस की टंकी का नॉब नीचे से बंद जरूर कर देना। आपको गंध कम ही आती है, कहीं गैस लीक हो गई तो कि कई तरंगे उसकी आंखों से बिखर रही थी। हाँ, मैं याद से बंद कर दूंगा। तरंगों में से एफएम बैंड चुनकर मैंने अपना पापा भारती चला दिया। टोन में भरसक मिठास घोल दी। उसके सिर पर हाथ फेरा। बचपन में वह मेरी जिस खास मुस्कुराहट से रोते रोते खिलखिला पड़ती थी, मैंने चेहरे की बुढ़ाती मांसपेशियों के लिए तुरंत का नोट लगा वही आदेश निकाल दिया। बच्ची मान गई, युवती अनमना गई। पिता पराजित हुआ, अफसर जीत गया। यह रूटीन है। हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार ऐसा हो ही जाता है। लता की कसमसाहट मुंह थोड़ती है। वह गलत नहीं है, संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील। उसका कोई दोष नहीं। जिंदगी को अब तक जैसे और जितना उसने जिया है, उसमें किसी भी आम भारतीय लड़की का सोच व व्यवहार ऐसा ही होता जैसा लता का है। अकेले बूढ़े पिता को रोटी बनाते देखने का कोई चैनल उसके मन के टीवी पर आता ही नहीं। वह भी क्या करे? मुश्किल तो यह है कि वही सबसे करीब रहती है, घर के भी करीब और दिल के भी करीब। इसलिए उसे सांत्वना देना कठिन होता है। स्वयं के बिखर जाने का खतरा बना रहता है। पर मैं गलत नहीं। आत्मसम्मान के साथ जिसने अफसरी की हो, घर और ऑफिस दोनों जगह जिसका डंका बजता रहा हो, ऐसे इंसान की शख्सियत में जिद तत्व की अधिकता अस्वाभाविक नहीं। और फिर एक सौगंध से उपजी जिद जैसे मेरी जिंदगी की पटरी बन गई है। इस पर केसी की गाड़ी सरक रही है। जब तक सरकना है ऐसे ही सरकेगी। बेटी को नीचे छोड़कर यूं सोचते सोचते मैं पुनः फ्लैट में आया। रमा मेरी स्वर्गीय पत्नी की फोटो पर उदास दृष्टि डाली। किचन में गया। आटा अच्छे से नरम पड़ चुका था। किचन और डाइनिंग स्पेस के बीच की सर्विंग विंडो पर रखा ट्रांजिस्टर मैंने ऑन किया और लोइया बनाने लगा। रमा के गुजर जाने के बाद ही मैंने खाना बनाना सीखा है। धुन में आदमी का व्यक्तित्व बदल देने की ताकत होती है। पक्की उम्र में पलती धुन और सघन होती है। यह मैंने 60-65 वर्ष का हो जाने के बाद जाना। जैसे जैसे चकले पर रोटी बढ़ती, तवे पर सिकती, गैस की नीली फ्लेम पर फूलती, वैसे वैसे स्मृतियों की चिटें उस पर लगती जाती। कुछ बादामी, कुछ भूरी, कुछ गहरी भूरी, कुछ काली, कुछ धुआं करती गहरी काली चिटें। मैं चिमटे से रोटी पकड़ता, रोटी पंक्चर हो जाती, टीस की भाप निकल पड़ती। भाप जो आग से ज्यादा पीड़ादायक होती है। आग जलाकर राख कर देती है, पर भाप से जाती है। दिल की कोशा कोशा तड़पती है, छिटकने लगती है, भपन को महसूसती है, भीतर तक, केंद्रक तक। समझाने वाले सलाहकार तंतु विखंडित होना चाहते हैं। तब मेरा पीएससी में चयन हुआ ही था। शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। रमा को मैंने गांव में ही छोड़ रखा था। उस जमाने में ब्याह कर पत्नी को तुरंत अपने साथ शहर ले आना धृष्टता समझी जाती थी। आज भी स्मृति में अक्षुण बसा है रमा का वह बिंब। घर की नई नवेली तरुणी बहू रमा, गोबर लिपे कुछ ऊंचे से चौके पर मिट्टी का चूल्हा, जलती लकड़ियां, तपता काला लाल उंदायला, नाक तक लंबा घूंघट, रोटी बेलती हाथों में खनकती चूड़ियां, धधकता चूल्हा, दहकता सौंदर्य। पिताजी कहते, रोटियां उतारना शुरू हो गई है, चलो गरम गरम खा लो। आसन बिछ जाते, लोटा गिलास रखे जाते, थालियां परोस दी जाती। उतरती गरम रोटी के लिए क्यों लगा रहता। पुरुष सदस्य पहले खाते,
मैं ऐसी जगह बैठता जहां से रमा की झलक दिखती रहती, धीरे धीरे खाता ताकि देर तक उसे निहार सकूं। बहनें और भाभियां मेरी चालाकी पकड़ मुझे आड़े हाथ लेती और अंततः मुझे उठना ही पड़ता। बाद में घर की स्त्रियों का खाना जो होना होता था। दूसरी पोस्टिंग के वक्त मां ने रमा को मेरे साथ भेज दिया। शहर की जिंदगी में वह कुछ अनफिट सी रहती थी। मुझे भी अपने अधिक पढ़े लिखे होने का गुरूर सा हो गया था। रमा को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, पर मेरी शिकायतों की फहरिस्त धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। तुम्हारा साड़ी बांधने का ढंग अजीब बेतुका है। तुम किसी को नमस्कार भी अच्छे से नहीं कर पाती हो। अंग्रेजी नहीं आती तो उसके शब्दों का हास्यास्पद प्रयोग मत किया करो। अक्ल की तुम्हें भी बहुत कमी है आदि। मेरी टोका टाकी नुक्ताचीनी उसे बुरी लगी, ऐसा उसने कभी दर्शाया नहीं। दैहिक भाषा की मात्राएं वह बराबर मिला लेती थी। बच्चे होते गए, वह उनमें रमती गई। प्रमोशन होते गए, मैं ऑफिस में और व्यस्त होता चला गया। मेरा घर तब घर कम, स्वजातीय ब्राह्मणों की धर्मशाला अधिक बन गया था। शहर के मध्य में स्थित मेरे गांव के लोगों, रिश्तेदारों का अपना सुविधाजनक ठिकाना। मुझे भी गर्व होता था। कितने लोग वहां आकर ठहरते थे। श्याम काका के बेटे को कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है। हॉस्टल में कमरा अभी मिला नहीं। महीने 15-20 दिन वे टिक गए। घनश्याम मामा के ससुर जी बड़े अस्पताल में भर्ती हैं। हर्निया का ऑपरेशन होना है। उनके साता पूछने आने वाले निकट संबंधियों की घर में आवक जावक बढ़ गई। शांति बुआ जी का देवर बीए करके फिलहाल बेरोजगार है। वह यहां नौकरी की आस में 1.5 महीना ठहर गया। गांव के पड़ोसी शिवलाल जी की बेटी की शादी यहां तय हुई है। लड़के वालों ने कहा, आप ही इंदौर आ जाइए। घर में शादी मान दी गई। दरअसल मैं जिस पृष्ठभूमि से उठकर अफसर बना, उसमें यह एक विशिष्ट उपलब्धि थी। परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से बहुतों के लिए मैं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक रहा। इस सब के चलते रमा का आधे से ज्यादा दिन रसोई में ही बीतता। चाहे घर में कितने भी मेहमान हो, नौकर चाकर की मदद हो, रोटियां वह हमेशा गर्म उतरती हुई ही परोसती थी। मनुहार के घी से तर, आगरय के गुड़ की डली के साथ। निसंदेह इन बातों का घरेलू बजट पर बहुत असर पड़ता था, पर इसका ना मुझे मलाल था, न ही रमा को। समय ने अपने पैरों पर पंख बांध लिए थे और प्रवासी पक्षियों सा उड़ा जा रहा था। देखते देखते शादी के 38 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। बड़ा बेटा सुधीर अमेरिका चला गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर। बेटियां कृष्णा, लता और गीता की शादियां हो गई, वे अपने अपने घर गई। छोटा बेटा रमेश एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हो गया। बहू अपेक्षा भी एक जानी मानी फर्म में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन गई। रमेश की शादी के तुरंत बाद ही मेरा रिटायरमेंट हुआ और हम सरकारी बंगला छोड़कर इस 3 बेडरूम वाले फ्लैट में आ गए। घर के कुछ अलिखित नियम इतने लंबे चौड़े थे कि फ्लैट के दरवाजों ने उन्हें घुसने से मना कर दिया। कुछ जिन्हें हम अपने साथ चिपका कर घुसा लाए, वे बहू अपेक्षा की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। जहां रमा ने कभी एक सुई भी अपने आप नहीं खरीदी थी पिछले 40 वर्षों में, वहां अपेक्षा ने 4 महीने में फ्लैट का कायाकल्प अपने अनुसार करने की ठानी। माँ जी देखिए, मैं ये इंपोर्टेड कैसरोल सेट लाई हूं। इनमें खाना 3 से 4 घंटे तक अच्छा खासा गर्म रहता है। अब आप यह गर्म रोटी उतारने का चक्कर मत रखिए। बहू, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक यह डिब्बा बंद रोटी ना तो मैं किसी को खिलाऊंगी ना ही किसी को खिलाने दूंगी। रमा ने पहली बार किसी को सीधे सीधे नकारा था। नए घर में कौन सा सामान कहां रखना ठीक होगा, इस बात पर कई बार मैं और बहू 2 पार्टी बन जाते। मेरे और उसके अहम टकरा जाते। नए जमाने की बहू ने टकराव से बचने का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया। कंपनी के फ्लैट में दोनों शिफ्ट हो गए। कृष्णा और गीता की उदास चिट्ठियां आई। सुधीर ने अमेरिका से फोन कर कहा, इट्स ओके पापा, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ इन देयर ओन वे। लता को बहुत बुरा लगा। अपेक्षा भाभी ने यह अच्छा नहीं किया। मां जिंदगी भर किचन में खटती रही, अब आराम के दिन आए तो भैया भाभी अलग हो गए। टूटा अलगा तो मैं भी था अंदर से, पर बेटी को समझाइश देता रहा। आजकल 99% घरों में यही हो रहा है लता। लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। अभी हम दोनों स्वस्थ हैं, रहेंगे मजे से। सचमुच
घर में सिर्फ हम दोनों के रह जाने के बाद रमा मुझे जैसे नई सी लगने लगी। 55 की उम्र में भी अटूट नियम कायदों से घर संभालती परिपक्व स्त्री। दरअसल घर के काम होते कितने सारे हैं, इसका एहसास ही मुझे अब जागा था। पहले कोई मुझसे पूछता था, आपकी वाइफ क्या करती है? मैं कहता था, कुछ नहीं, हाउसवाइफ है। कुछ नहीं कहकर मैं रमा के साथ कितना अन्याय, कितना अंडर एस्टिमेशन कर जाता था, उसे कितना कमतर आंकता था। मैं सोचता रहता, किसी दिन रमा से अपने पूर्ववर्ती व्यवहार के लिए माफी मांगूंगा। उसने मेरी कितनी झिड़कियां खाई है, ढेर अवहेलना सही है, कैसी कैसी तुनक मिजाजियां झेली है, पर बदले में दिया कितना अपनत्व, बहुत ज्यादा ध्यान, पूरा सम्मान। आज बच्चे जो कुछ बन पाए हैं सब रमा की तपस्या का ही फल है। घड़ी ने 12 के घंटे बजाए तब मैंने जाना कि लता कब से चली गई है। मैंने खाना खा लिया है और 1 घंटे से अकेला बैठा वर्षों को गह रहा हूं। मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैंने अपने आप से कहा। रमा अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे उसके बगैर जीना सीखना होगा। यह सोच मैं अपने कुछ इष्ट मित्रों से फोन पर बात करने लगा, नगर सुधार के कुछ प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगा। रमा के गुजर जाने के 2 साल बाद आज घर फिर लोगों से भर गया है। गांव से श्याम काका और ताऊजी आए हैं। तीनों लड़कियां, रमेश और अपेक्षा, सभी हैं। तीसरी पीढ़ी उधम मचाने में मशगूल है। ताऊजी ने बात निकाली, हाँ तो कैलाश, लाड़ी को इस साल श्राद्ध में लेना है। भोजन में खीर पूड़ी के साथ और क्या रखें? कितनी गोरनियां जिमाई जाए? दादा, मैं इस ढंग से श्राद्ध करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं लंबा चौड़ा कर्म कांड करना नहीं चाहता। अरे देखो कैलाश, श्राद्ध में लिए बगैर उसकी आत्मा भटकते फिरेगी, कोई ठोर नहीं ढूंढ पाएगी और पूर्वजों को भी धूप नहीं लेने देगी, श्याम काका ने बीच में समझाया। मैंने कहा ना, मैं इस ढंग से रमा को श्राद्ध में लेना नहीं चाहता। काका, श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य ही श्राद्ध होता है। मैं कह चुका हूं, इन कार्यों में मेरी आस्था नहीं है। मैं अपने मत पर अड़ा रहा। फिर क्या चाहता है तू? इस कारज के लिए हम हमारे काम काज छोड़कर भागे भागे आए और तू कह रहा है कुछ करना नहीं। हमें क्या, हम ये चले? ताऊजी तैश में आ गए और वे तमतमाकर उठ खड़े हुए। अरे दादा, हम जानते हैं कि कैलाश बचपन से ही कितना जिद्दी है, यह नहीं मानेगा, करेगा अपने मन की। अपन वहां गांव में ही लाड़ी को तिथि देखकर श्राद्ध में ले लेंगे। श्याम काका ने बचाव की गली ढूंढ ली। आज फिर मैं आटा गूंद रहा हूं। मैंने सब्जियां, दाल चावल बना लिए हैं। बर्तन वाली बाई की बच्चियों को भोजन पर बुलाया है। वे डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर सहमी सिकुड़ी सी बैठी हैं। शायद सोच रही हैं, साहब को आज क्या हो गया जो हमें खाने पर बुलाया है। ऐसा लगता है आज बाई ने उन्हें खूब रगड़ रगड़ कर नहलाया है। तेल डाल, मांग निकाल, कस कर चोटियां गूंथी हैं। थालियां परोस कर मैंने उनके आगे रख दी। मैं गोल गोल फूली रोटियां बना रहा हूं, उन्हें खिला रहा हूं। बच्चियों के चेहरे पर तृप्ति मुझे उपकृत कर रही है। मैं सोच रहा हूं, रमा, तुमने कितनों से दुआएं पाई होंगी, यूं गरम रोटियां खिला खिलाकर। फिर भी भगवान ने तुम्हें पहले बुला लिया और मुझ जैसे जिद्दी अभिमानी को रहने दिया। क्या इसलिए कि मैं महसूस कर सकूं अपनी गलतियां? तुम गई भी रोटियां बनाते बनाते। उस दिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम कमजोरी महसूस कर रही थी, पर अपने नियमों के प्रति प्रतिबद्ध थी। मुझे गरम रोटी खिलाने का नियम लागू था। मैं खाना खा रहा था। रमा, बस 1 रोटी और, मैंने कहा था। तभी अंदर से धड़ाम की आवाज आई थी। मैं उठकर किचन में गया था। तुम फर्श पर बेहोश पड़ी थी। तुम्हारे हाथ में बेलन था। चकले पर 1 रोटी बिली पड़ी थी। तवे पर 1 रोटी डली थी। मैं तुरंत तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया। यकायक तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था और तुम चल बसी। पता है रमा, उसी दिन से मुझे यह अपराध बोध सताता रहा कि मैंने 1 रोटी और क्यों मांगी। ना मैं रोटी मांगता, ना तुम्हें खोता। तुम कह रही हो ना कि यह एक संयोग था, पर मेरे लिए यह एक केस बन गया। मैंने उसकी पूरी तहकीकात की और पाया मुजरिम मैं ही था। एक बात और, रमा,
मैंने तुम्हारी चिता पर सौगंध ली थी, जब तक जीऊंगा अपनी रोटी अपने हाथों से बनाकर खाऊंगा। मैंने अभी तक यह नियम भंग नहीं किया है। तुम देख रही हो ना, मैं सुधर गया हूं। बच्चियां बेझिझक खाना खाकर बोल रही हैं, अंकल बस हमारा पेट भर गया, अब और रोटी नहीं चाहिए। रमा, मैं सोच रहा हूं लता को ताऊजी को फोन करके बता दूं कि गोल गोल रोटी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैंने तुम्हें अपने तरीके से श्राद्ध में ले लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? किस खास इंसान की याद दिलाई इस कहानी ने आपको? और कौन सी बात उनकी आपको सबसे पसंद थी? हमें जरूर बताएं। hello@piyushagarwal.com पर हमें लिखना और अनकही कहानियां में हिस्सा लेना न भूलें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताएं और बढ़ावा दें। एक बार फिर कहानी सबमिट करने की आखिरी तारीख है 15 अक्टूबर। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को लुभा रही हो तो आप हमें अपना योगदान कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना न भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।